हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और मेरे चैनल का नाम है टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया। हम एमपीपीएससी मेंस का पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं। उसमें आज का हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे इसमें आर्टिकल 19 तक हो चुके हैं। अब हम आगे के आर्टिकल देखते हैं। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे, उसमें कहा गया था कि पिछली वीडियो में लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम हुई है। तो जी हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली मैंने रूम शिफ्ट किया है और यहाँ पे बोर्ड लगाने का या लाइटिंग की अभी सही व्यवस्था हो नहीं पाई है। और जो मैंने वीडियो शूट किया था वो मैंने डे लाइट में शूट किया था, और चूँकि बारिश का मौसम है तो वो कम ज़्यादा हो रही थी, इसलिए वो वीडियो में थोड़ा सा उसका इफेक्ट रहा। मैंने डिलीट नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो प्रॉपर विजुअल है, मतलब उसमें सब समझ में भी आ रहा था, जो बोर्ड पर लिखा जा रहा था वो भी दिख रहा था। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करने में फिर लेट हो जाऊंगी, तो इसलिए मैंने वही वीडियो डाल दिया। मैंने वो नोटिस कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि वो देखने लायक है। मतलब उसमें अरे जाहिर सी बात है यार, आप लोग वीडियो की क्वालिटी देखने तो आते नहीं होंगे। कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, समझ में आना चाहिए, सामने बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है आपको वो दिखना चाहिए, यही होता है ना। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइटिंग प्रॉपर हो और प्रॉपर व्यवस्था हो लाइटिंग की, और तो जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और आज का टॉपिक हमारा मूल अधिकारी है, तो देखते हैं आज का टॉपिक देखते हैं। हमें देखना है अनुच्छेद 20 से। अनुच्छेद 20 से हमें देखना है अनुच्छेद 20 क्या है। अनुच्छेद 20 हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। ये क्या है? तो इसमें 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला, भूतलक्षी प्रभाव लागू ना होना। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा है अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। अनुच्छेद 20 ये कहता है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण देता है। क्या संरक्षण दे रहा है? तो ये 3 प्रकार के संरक्षण देता है। पहला है भूतलक्षी प्रभाव लागू ना होना। भाई इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने आज किसी का मर्डर किया है, मर्डर कुछ ज़्यादा हो गया है, ऐसा करते हैं थप्पड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही है। तो मान लीजिए मैंने किसी को थप्पड़ मारा है और आज की डेट में थप्पड़ मारना अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन कल 1 साल के बाद मान लो उसके लिए कानून बन जाता है कि भाई थप्पड़ मारना भी क्या है, अपराध है। तो कोई इसलिए ये शिकायत नहीं कर सकता कि उसने मुझे 1 साल पहले थप्पड़ मारा था तो आप उसकी भी रिपोर्ट लिखिए, क्योंकि जब मैंने थप्पड़ मारा तब ऐसा कोई कानून नहीं था। इसलिए ये क्या कहता है कि भूतलक्षी प्रभाव लागू ना होना, मतलब पूर्व से कोई प्रभाव लागू नहीं होगा। मतलब मैंने जब किसी को थप्पड़ मारा था तब ऐसा कोई कानून नहीं था, यानी तब मैंने
किसी भी विधि के तहत मैंने अपराध नहीं किया है। एक ये होता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसने चोरी करी है और आज चोरी के लिए 2 साल की सज़ा है और कल 1 साल बाद कोई कानून बनता है और उसमें चोरी के लिए 10 साल की सज़ा हो गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसे 2 साल की सज़ा क्यों दी, 10 साल। यदि उसे आज सुनवाई हो रही है, आज कोर्ट उसे उसका केस का डिसीजन दे रहा है, तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि इस विधि के अधीन उसे 10 साल की सज़ा मिल गई। उसने अपराध कब किया था? पुरानी विधि के अंतर्गत किया था, और उस विधि के अंतर्गत जब उसने अपराध किया था तो उसके लिए सज़ा कितनी थी? 2 साल। ठीक है, तो उसे 2 साल की ही सज़ा मिलेगी। मतलब कोर्ट भी ये नहीं कह सकता कि भाई आज की डेट में जो कानून है उसके तहत तो अभी 10 साल की सज़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। मतलब जब उसने जिस विधि के अधीन अपराध किया था उसे उसी विधि के अधीन दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लियर है। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण क्या है कि आप एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दे सकते। मतलब यदि उसे किसी अपराध के लिए दंड मिल चुका है तो आप दोबारा उसे दंड नहीं दोगे। तीसरा है अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। तो व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्षी यानी गवाह होने से संरक्षण देता है क्या? अनुच्छेद 20। ठीक है, वो बाध्य नहीं है अपने विरुद्ध साक्षी होने, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं होता। ठीक है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है और ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के ये 3 प्रावधान आते हैं। अच्छा, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 आगे हम देखते हैं। तो ये 3 थे, आपने देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 यदि मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करी गई है, लेकिन ये अनुच्छेद इतना सा ही नहीं है। हमें 50 शब्द में भी लिखने आ सकता है ये अनुच्छेद, क्योंकि इसकी काफ़ी व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है। यदि 3 नंबर में लिखने आया तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को मतलब ये किसको प्राप्त है? ये नागरिक को ही सिर्फ प्राप्त नहीं है, ये व्यक्तियों को प्राप्त है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, ये दोनों शब्द का मतलब अभी हम समझेंगे। पहले आप ये 3 नंबर में क्या लिख सकते हो ये देख लीजिए। तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या है कि किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति को मिला है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी से वंचित नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 21 हमसे कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये समझने के लिए भी मान लीजिए आप, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि ये अनुच्छेद हमें डिटेल में लिखने आ गया या डिस्क्राइब करने आ गया तो हम क्या लिखेंगे। इसमें 2 शब्द थे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
यदि संक्षिप्त में देखा जाए तो अनुच्छेद 21 यही है, क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। यदि अनुच्छेद 21 हमें डिस्क्राइब करने आता है तो हम क्या लिखेंगे कि डिस्क्राइब हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एक वाद था, मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राण शब्द को परिभाषित किया था या प्राण शब्द का अर्थ बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्राण शब्द का अर्थ बताया था। क्या अर्थ बताया था? तो उन्होंने कहा कि प्राण में क्या क्या आते हैं। उन्होंने कहा प्राण में आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ वातावरण और मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद, ये वाद कब का था? 1978 का। ये आप याद रखिए, प्री के लिए भी फैक्ट हो गया कि मेनका गांधी, कभी कभी ये वाद पूछ लिए जाते हैं तो कुछ फेमस हैं तो इसलिए उनका हमें याद होना चाहिए। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 का था। उसमें प्राण शब्द का अर्थ स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि प्राण शब्द के अंतर्गत शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, पोषण भी आता है, स्वच्छ वातावरण आता है और मानवीय गरिमा आती है। ठीक है, ये सब प्राण शब्द के अंतर्गत आता है, उसने ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इसी बाद में कहा गया कि दैहिक स्वतंत्रता जो है, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है? के अंतर्गत विदेश जाने का अधिकार आता है। हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या अर्थ दिया है, इस परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं कि भाई प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुप्रीम कोर्ट ने क्या अर्थ दिया है। प्राण शब्द का अर्थ हम देख चुके हैं कि उसने 5 चीजें जोड़ दी थी प्राण शब्द के अर्थ में, कि प्राण शब्द में यहाँ ये आएगा। और दैहिक स्वतंत्रता में भी कई वादों में उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है कि दैहिक स्वतंत्रता में क्या आएगा। तो मेनका गांधी में कहा था कि विदेश जाने का अधिकार जो है वो दैहिक स्वतंत्रता में आता है। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 में कहा गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और केस आए और वाद आए और उसने फिर व्याख्या की, और जिसके आधार पर ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या अधिकार हमें मिले हैं ये हम देख लेते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हो पहले इसको कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 में दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विदेश जाने का अधिकार दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णयों के आधार पर दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान आते हैं। ठीक है, तो वो प्रावधान देख लेते हैं कि दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत और क्या क्या आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निजता का अधिकार। निजता का अधिकार ठीक है, निजता का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, आपातकालीन चिकित्सीय सहायता मतलब यदि आपको जैसे होता है ना, सहायता
भाई जैसे होता है ना कि पहले आप पुलिस में रिपोर्ट करो, हम फिर आपको देखेंगे, तो आप कह सकते हो कि भाई ये हमें आपातकाल में ज़रूरत है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप पहले पेशेंट को अटेंड कीजिए, उसके बाद पुलिस केस वगैरह होता रहेगा। तो ये हमारी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि निजता का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, पाने का अधिकार, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता, यदि किसी के पास कोई भी वकील वगैरह नहीं होता है तो सरकारी वकील उसे उपलब्ध कराया जाता है, तो ये उसकी दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, इसीलिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। आगे के प्रावधान देखते हैं, इसमें और भी हैं। अगला है आश्रय देने का अधिकार, मतलब आप आश्रय दे सकते हो किसी को। फिफ्थ है सार्वजनिक तौर पर फांसी देने के खिलाफ, फांसी देने के खिलाफ अधिकार, ठीक है। मतलब सार्वजनिक तौर पर या चौराहे वगैरह पे आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, ये उसका व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, आप उसे सार्वजनिक तौर पर फांसी नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, ये भी महिलाओं के दैहिक स्वतंत्रता में आता है कि वो सम्मानपूर्वक व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो कई कानून भी बना दिए गए हैं कि उसके तहत वो आपकी शिकायतें कर सकती हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी कोई गलत फ़ायदा भी उठा लेता है उन चीज़ों पर, ऐसा नहीं है। बाकी कुछ कुछ कानून बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, तो ये भी होता है भाई, जो कैदी होता है उसे आप 2 टाइम का खाना तो देते ही हो, है ना, उसे रहने के लिए व्यवस्था दे रहे हो, 2 टाइम का खाना दे रहे हो, पहनने के लिए कपड़े दे रहे हो, तो मतलब ये तो उसकी जीवन की आवश्यकताएं है ना, तो ये आपको उसे देनी ही पड़ेंगी, ये उसका मूल अधिकार है। तो ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ये अब तक जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विभिन्न वाद पहुंचे हैं, विभिन्न मामले पहुंचे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों द्वारा इन्हें अब तक बता दिया गया है कि ये चीज़ दैहिक स्वतंत्रता में आएगी, और प्राण के अंतर्गत क्या आ रहा था ये हमने देख ही लिया। और भी बात यदि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाते हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आगे और चीज़ों को भी इसमें ऐड कर दे। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब जिसके लिए कोई कानून नहीं बन गया है, उसके अलावा किसी भी स्थिति में उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, ये हम देख ही चुके हैं। तो ये कहा ही गया है कि जब तक ऐसी कोई विधि नहीं बन जाती कि जिसके तहत आप उस व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित कर सकते हो, तब तक कोई विधि नहीं बन जाती, तब तक आप उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं कर सकते, चाहे आपातकाल ही क्यों ना लगा हो।
प्राण में उसने बता दिया कि प्राण में क्या क्या है और दैहिक स्वतंत्रता में क्या क्या है, ये भी बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 21A, या आप का भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? का। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट मत लगाना क्योंकि ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, 21A ऐसे ही है। ठीक है, तो चाहे तो आप 21A लिख देना, चाहे 21 का लिख देना। ठीक है, यदि हिंदी मीडियम वाले 21A लिख रहे हैं तो इस तरह लिखेंगे, ये वाला ये नहीं लिखेंगे, ये वाला ये लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य, पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि राज्य क्या था, है ना। तो अनुच्छेद 12 वाला जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ठीक है, राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। ये हमारा आर्टिकल 21A कहता है। ठीक है, 21A या 21 का जो था वो कहता है। ये अनुच्छेद जो था वो मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, 2002। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे जोड़ा गया। ये व्यवस्था पहले कहाँ पे थी, तो ये व्यवस्था पहले आर्टिकल 45 पे थी, लेकिन वो क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्वों का क्या होता है कि वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो उन्हें लागू करते हैं या नहीं करते। लेकिन मौलिक अधिकार यदि राज्य लागू नहीं करता तो वो हम न्यायालय जाके उन्हें लागू करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार मिल गया। कौन से भी संविधान संशोधन के तहत, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। 3 नंबर में आएगा तो आप ये लिख देना और ये लाइन भी जोड़ देना कि ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये क्या है, मतलब कुछ दशाओं में हमें गिरफ्तारी से भी संरक्षण देता है ये अनुच्छेद 22 और निरोध से भी संरक्षण देता है। क्या है इसमें, तो इसमें 2 व्यवस्थाएं हैं। पहली है इसके खंड 1 व 2 में तो क्या कहा गया है, सामान्य दांडिक विधि जो होती है, दांडिक विधि जो होती है उसके अधीन
गिरफ्तारी एवं प्रक्रिया की बात करी गई है। और खंड 3 से 7 तक निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी एवं प्रक्रिया की बात करी गई है। तो ये अनुच्छेद आपको कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। इसे लिखना ऐसे ही है क्योंकि ये 3 नंबर में ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 15 शब्द में आप इसे ऐसे ही समेट सकते हो। इसके खंड 1 और 2 में क्या दिया है कि जो सामान्य दांडिक विधि होती है उसके अधीन गिरफ्तारी और प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में कहा गया है, और खंड 3 से 7 तक कहा गया है कि निवारक निरोध विधि जो होती हैं उनके अधीन गिरफ्तारी और प्रक्रिया कैसी होती है उसका उल्लेख किया गया है। भाई इसमें जैसे इसमें कहा गया है कि महिलाओं को यदि आप जा रहे हो गिरफ्तार करने तो आपके साथ महिला अधिकारी ही होनी चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसी दशाएं भी दी गई हैं जिसमें आप व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अग्रिम जमानत निवारक निरोध के अधीन आ जाएगा कि यदि वो अग्रिम जमानत ले लेगा तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है, यदि रात में महिलाएं अकेली हैं किसी घर में और उसमें जाके कोई व्यक्ति छुप गया है और आपके पास कोई महिला अधिकारी नहीं है तो आप वहां जाके छानबीन नहीं कर सकते हो। ठीक, ऐसी ही कुछ दशाओं में संरक्षण दिया गया है गिरफ्तारी और निरोध से। ठीक है, तो ये कहता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23, इसमें है मानव के दुर्व्यापार। मानव के दुर्व्यापार, और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। तो 3 नंबर में तो आप यही लिखोगे। ये अनुच्छेद क्या करता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। मानव दुर्व्यापार क्या हो गया भाई? मानव तस्करी, है ना, मतलब आप अवैध रूप से मानव को बेच रहे हो। बलात् श्रम यानी उसे बिना मजदूरी दिए उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हो। तो ये भी क्या है? इन दोनों को रोकता है, इन दोनों को रोक रहा है अनुच्छेद 23। मतलब इन दोनों पर प्रतिबंध लगा रहा है कि आप ना तो मानव दुर्व्यापार कर सकते यानी मानव तस्करी कर सकते हो, ना ही आप जबरदस्ती बिना वेतन के उससे काम करा सकते हो। ठीक है, इसके खंड 1 में कहा गया है, खंड 1 में कहा गया है, ये आपको समझने के लिए बता रही हूं, आगे का 3 नंबर में आपको बस इतना ही लिखना है। खंड 1 में क्या कहा गया है इसके? तो इसके खंड 1 में कहा गया है कि यदि आप मानव दुर्व्यापार या बलात् श्रम करते हो तो ये अपराध होगा। ठीक है, अपराध होगा और जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। जो भी उसके लिए विधि होगी उसके अनुसार क्या होगा? दंडनीय होगा। इसकी का खंड 2 कहता है कि यदि राज्य कोई अनिवार्य सेवा अधिरोपित करता है आपके ऊपर, तो ये अनुच्छेद उसे ऐसी सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करता, मतलब रोकता नहीं है। मतलब मान लीजिए कि बाहरी आक्रमण हो गया है और राज्य को, मतलब अनुच्छेद 12 वाला जो राज्य है उसको सेना की ज़रूरत है, तो वो आपको सेना में भर्ती कर सकता है। ठीक है,
मान लीजिए वो तुरंत आपको सैलरी देने की कंडीशन में नहीं है, तो ऐसी किसी अनिवार्य सेवा से को अधिरोपित करने से ये अनुच्छेद, ये मानव अधिकार उसे निवारित नहीं करेगा। मतलब राज्य को ये नहीं रोकता है यदि राज्य कोई अनिवार्य सेवा आप पर अधिरोपित कर रहा है तो, ठीक है। हालांकि राज्य भी जो है वो धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर इसमें भेदभाव नहीं करेगा, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है खंड 2 में कि ठीक है, कोई अनिवार्य सेवा है, कोई अनिवार्य सेवा है तो आप उसे अधिरोपित कर सकते हो। ये राज्य को नहीं रोक रहा है, लेकिन राज्य बस भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको अनिवार्य सेवा अधिरोपित तो करनी है, लेकिन राज्य कह दे कि नहीं हमें तो सिर्फ ठाकुर ठाकुर चाहिए, ठीक है। तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। यदि आपके लिए वो अनिवार्य सेवा है तो आप किसी बिना भेदभाव के सब पे वो अधिरोपित करोगे, ठीक है। तो ये यही बोलता है। तो ये था अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 देखते हैं। ये आगे के खंड तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिए हैं कि कभी प्री में एक्स्ट्रा जैसे कुछ भी कथन और आ जाते हैं ना, कथन वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरह से आपको पूरा अनुच्छेद पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बता दिया है। बाकी 3 नंबर में आपको उतना ही लिखना है। अगला है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य किसी परिसंकट में नियोजन में लगाने का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उन्हें किसी भी कारखाने या खान या अन्य किसी परिसंकट में, यानी खतरनाक नियोजन यानी खतरनाक काम जो भी होंगे उनमें लगाने का क्या करता है, प्रतिषेध यानी प्रतिबंध लगाता है। मतलब आप ऐसे किसी 14 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी खतरनाक उसमें नहीं लगा सकते नियोजन में, ये रोकता है। अनुच्छेद 24 हमसे यही कहता है। 3 नंबर में भी यही लिखना है और ये इतना ही है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगे का जो है वो हम अगली वीडियो में, आगे के अनुच्छेद हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।